हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में अपन देखने के वाले भाई आपका राजनीतिक विज्ञान की जो है 2 मार्क्स वाले बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है इस पर कि यूरोपीय संघ की स्थापना, जो यूरोपीय संघ है भैया उसका स्थापना कब हुई है और किस संधि द्वारा हुआ है, इस चीज को आपको बताना है। क्या भाई प्रश्न भी याद रखना है ना कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, कौन से संधि में हुए, वही बस बताना है, सिंपल सा। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ है भाई? सन 1993 में हुआ है। क्लियर है? ये याद रहेगा क्या? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ है? 1993 में। और मजिस्ट्रेट संधि किस संधि द्वारा हुआ? तो मैस्ट्रेट संधि द्वारा हुआ। और वो संधि कब हुआ है बच्चों? फरवरी 1992 को यूरोपीय संघ के गठन के लिए की गई थी। तो ये भी याद रखना, यूरोपीय संघ के गठन के लिए किया गया था। तो क्लियर है क्या बच्चों? याद रखेंगे यूरोपीय संघ की स्थापना जो है भाई सन 1993 में हुई। तो कौन से संधि द्वारा? तो जो कि मैस्ट्रेट संधि द्वारा हुआ है, इतना दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट वन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नवीन आर्थिक नीति के 2 उद्देश्य लिखना है। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या लिखो बच्चों? कि स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन। ठीक है, जो नवीन आर्थिक नीति है भाई वो बनाया कहाँ गया है? स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वतंत्र विनिमय दर को के लिए, समायोजित वित्तीय प्रणाली के लिए। ये 3 उद्देश्य है जिसके वजह से क्या बनाया गया? नवीन आर्थिक नीति बनाया गया बच्चों। क्लियर है क्या? अगला जो बोला जा रहा है, हमें क्या बोल रहा है कि भारत में वैश्वीकरण के विरोध के क्या कारण है। ठीक है, भारत में जो वैश्वीकरण का विरोध हुआ भाई, लोग वैश्वीकरण तो इतनी अच्छी चीज है, तो लोग आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? तो विरोध करने के आपको कम से कम 2 कारण लिखना है बच्चों। तो देखो वैश्वीकरण का क्या हो रहा था बच्चों? लाभ जो है कुछ ही लोगों तक सीमित है ना। मतलब भाई वैश्वीकरण आया तो पूरे लोगों को, हर वर्ग के लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था, जबकि सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा कुछ ही लोग को हो रहा था। इसलिए वो लोग उसका विरोध कर रहे थे। भाई जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी भी चीज का फायदा नहीं होगा तो लोग तो उसका विरोध करेंगे ही करेंगे, अगर होगा तो क्यों करेंगे। तो याद रखना बहुत आसान है कि वैश्वीकरण का कुछ ही लोगों तक मतलब उसका लाभ कुछ ही लोगों को मिल रहा था। दूसरा, गरीबों और किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा था उससे। गरीब वर्ग को और किसान को कोई लाभ ही नहीं था वैश्वीकरण से, इसलिए भारत में लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे थे। तीसरा याद रखना है आप लोगों को, वैश्वीकरण के विरोध में वामपंथी व स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ पर्यावरणविद भी शामिल थे। ये मतलब दिमाग में आपको रखना है कि वामपंथी वाले लोग, स्वयंसेवी लोग और पर्यावरणविद वाले लोग, क्योंकि भाई वैश्वीकरण से पर्यावरण तो नुकसान होगा ही होगा। दोहन खनन ये सब चीज तो बढ़ेगा वैश्वीकरण जब बढ़ेगी तो। क्लियर है? तो 2 कारण है, मेन 2 कारण है कि वैश्वीकरण का किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा था, खासकर गरीब और किसान लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए लोग उसका क्या कर रहे थे भाई? खुलेआम विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर भैया इस पर क्या दिया हुआ है? उड़ीसा के आदिवासियों ने लौह इस्पात उद्योग के, यहाँ पर जो उड़ीसा के आदिवासी लोग हैं वो लौह इस्पात उद्योग का स्थापना का क्यों विरोध कर रहे थे भाई? आखिर क्यों नहीं चाहते थे कि लौह इस्पात का क्या हो स्थापना हो करके? तो सिंपल सी कारण है, यहाँ पर देख लो भाई, रटना नहीं है कि एक बार पढ़ लो सुन लो, इसी को छाप के आना है पेपर में। ओडिशा के आदिवासियों को इस बात का डर था कि लौह इस्पात के उद्योग की स्थापना होते ही, है ना, मतलब वहां के लोगों को क्या बात का डर था भैया कि जैसे ही वहां लौह इस्पात का उद्योग लगेगा तो वे बेरोजगार हो जाएंगे तथा उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। सीधी बात है भाई, सीधा कारण है। मान के चलो जैसे हमारे यहाँ भी खुदाई हो रही, जंगल कट रहा है ना। जंगल काट रहे क्यों? क्योंकि एक तरफ की जंगल कटा है, क्योंकि काट रहा है क्योंकि वहां से कोयला निकलेगा, एक तरफ की जंगल काट रहा है क्योंकि वहां से खनिज संपदा निकलेगी, लौह अयस्क निकलेगा, है ना। तो वो काटा जा रहा है। सेम वैसे ही सोचो, जंगल को काटेंगे तो वहां के लोग क्या होंगे भाई? बेरोजगार होंगे। दूसरा, उन्हें विस्थापित किया जाएगा कहीं और जगह। भाई कहीं आप मान चलो जिस जगह पे रहते हो उस जगह को खुदाई करवाएंगे, आपके कहीं और अन्यत्र भेजा जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप तो विरोध करोगे। सेम वैसे ही भैया, इला याद रख लेना है। क्लियर है क्या? लिख लिया? बहुत आसान है, रटना है, सॉरी रटना नहीं है भाई, एकदम सिंपल समझना है कि वो सोच रहे थे कि बेरोजगार हो जाएंगे और उनको भाई उसकी जमीन पर जब खुदाई होगी तो उनको कहीं और भेज दिया जाएगा क्या, इस तरीके। पांचवा में क्या बोल रहा है कि सन 1966 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो है
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्यों समर्थन दिया? मतलब जो कांग्रेस के लोग थे भैया, कब 1966 में, है ना, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्यों समर्थन दिया, आखिर क्यों, क्या ऐसा चीज था? तो देखो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया कि प्रशासनिक तथा राजनीतिक मामलों में विशेष अनुभव नहीं होने के कारण मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी, है ना। मतलब वो लोग सोचते थे कि भाई उनको कुछ नहीं पता है, तो हर एक चीज के लिए कम से कम हम लोगों से पूछेंगे करके समर्थन किया, मतलब अपने फायदे के लिए किए थे, ठीक है। फिर होने के कारण मार्गदर्शन तथा मांगेंगे करके सोचे। अतः सन 1966 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री के पद के लिए इंदिरा गांधी का जो है समर्थन किया। क्लियर है क्या बच्चों? ये रहेगी याद, बहुत आसान है भाई, ठीक है। अगला, मंडल आयोग की 2 सिफारिशों को उल्लेख करना है कि जो मंडल आयोग थे, ठीक है, बहुत नाम सुने होंगे बच्चों, मंडल आयोग करे, तो इसके बारे में ना बच्चों एकदम डीप पढ़ना, मंडल आयोग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप राजनीति विज्ञान में हो, आगे लेके पढ़ने वाले हो, तो मंडल आयोग को बच्चों पढ़ लो, एग्जाम में आए मत आए, लाइफ में बहुत कम आएगी, बहुत चीज की आपकी जानकारी हो। मंडल आयोग एक बार देख लेंगे। तो मंडल आयोग ने क्या सिफारिश की है? तो पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दी जाए, ठीक है। मंडल आयोग ने क्या सिफारिश की? सबसे पहले सिफारिश की कि जो पिछड़े वर्ग है उनको भाई शिक्षा संस्थान हो गया चाहे नौकरी में हो गया, शिक्षा और नौकरी दोनों में क्या देने की बात करी, क्या सिफारिश की? आरक्षण देने की सिफारिश की। कौन? मंडल आयोग ने भैया। दूसरा, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार के लिए भूमि सुधार किए जाए, इस तरीके से, मतलब उनके स्थिति में सुधार के लिए उन्हें भूमि दिया जाए, इस तरीके से मंडल आयोग ने मांग की। प्रश्न क्रमांक 7वां, आसियान का पूरा नाम व देश की संख्या लिखना है बच्चों। आसियान का पूरा नाम क्या है उसको बताना है। तो आसियान का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऐसा हो जाएगा, पूरा नाम है ये भाई। अब आसियान देश की संख्या कितनी है बच्चों? तो आसियान देश की संख्या कितना है भाई? आपका 10 है, जिसको याद रखना है। बात है इसके पीडीएफ का, भैया पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना मत लो, है ना। हम निचोड़ जो है, आर्ट की निचोड़ बैच लॉन्च हुई है, उस पर इसके पीडीएफ डाल देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर आप इसको देख पाओगे, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 8वां की बात करें कि एलपीजी की नीति क्या है भाई? तो एलपीजी की नीति के बारे में बताना है आप लोगों को, या अंग्रेजी भाषा के, ठीक है। एलपीजी जो है अंग्रेजी भाषा के लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन हो गया, एल फॉर लिबरलाइजेशन हो गया, फिर पी फॉर प्राइवेटाइजेशन हो गया, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस तरीका से ये तीनों वर्ड से मिल करके, शब्दों से मिल करके बना है, ठीक है। एलपीजी किससे किससे बना है, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा, है ना भाई। अब इसको कुछ भी तो नहीं लिख सकते एलपीजी करके, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शब्दों से मिलकर बना है। इससे आर्थिक सुधार के लिए देश की आर्थिक नीति में, है ना, इसको लाया क्यों गया था बच्चों? आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाया गया था। आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का समावेश किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का क्या किया गया? समावेश किया गया है इस नीति पर बच्चों। फिर प्रश्न क्रमांक 9 क्या बोल रहे हैं हमें कि वैश्वीकरण के उत्पत्ति के कारण लिखना है। आखिर वैश्वीकरण की उत्पत्ति क्यों हुई है? तो सिंपल सी चीज है बच्चों, वैश्वीकरण की उत्पत्ति के कारण पहला, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति के लिए, टेलीफोन के लिए बच्चों, क्लियर है क्या। फिर टेलीग्राफ का आविष्कार के लिए, मुद्रण तकनीक के लिए, है ना, ये किया गया। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां की बात करें तो क्या दिया हुआ है? केरल की योजना किस प्रकार विकेंद्रित नियोजन पर आधारित थी, ठीक है। केरल की जो योजना है वो कैसे विकेंद्रित नियोजन पर आधारित थी, आप लोगों को बताना है ना। तो देखो, केरल की जो योजना है बच्चों, ठीक है, केरल की योजना है विकेंद्रित पर आधारित थी, क्योंकि, तो यहां से क्यों आधारित थी, विकेंद्रित थी? तो लोग जो है स्वैच्छिक नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास गतिविधियों में सीधे शामिल थे, ठीक है। तो पहला चीज तो भाई, केरल की जो जितना भी योजना विकेंद्रित नियोजन पर आधारित क्यों थी? क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग थे
है ना, लोग जो है स्वैच्छिक नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में, मतलब किसी न किसी संगठन के माध्यम से विकास के लिए वो सब शामिल थे। अधिकारियों ने पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर योजना बनाने में लोगों को शामिल करने की पहल की थी बच्चों, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 11वां में क्या बोल रहा है, गरीबी हटाओ का क्या अर्थ है, गरीबी हटाओ का नारा क्या है, इस चीज को बताना है। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में, ठीक है, 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था बच्चों, याद रखना है इसको। ठीक है, 5वें लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिए थे। श्रीमती गांधी ने जो है बच्चों क्या किए थे, गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत गरीबों के निरंतर विकास की बात कही। ठीक है, उनका ये नारा किनके थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। उन्होंने गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया बच्चों, 1970-71 से नीतियां, कार्यक्रम बनाए जाने तथा इस कार्यक्रम पर अधिक से अधिक धन खर्च किया जाने लगा। इससे मतदाताओं को यह आभास हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है वास्तव में क्या है बच्चों, गरीबों की गरीबी दूर करना चाहती है। अतः उन्होंने बाकी सभी दलों को हराते हुए श्रीमती गांधी और उनके दल को विजयी बनाया। ठीक है, मतलब ये जो है बच्चों 1970-71 में गरीबी हटाओ करके पहल चालू किए थे, कौन, कांग्रेस सरकार ने, यही है। ठीक है, फिर 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में देश में आए कोई दो बड़े परिवर्तन को लिखना है। 1980 में जो देश में क्या क्या परिवर्तन हुए बच्चों, उन परिवर्तनों के बारे में यहाँ आप लोगों को लिखना है। तो देखेंगे ध्यान से इसको कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस को क्या किया हुआ, पराजय का मुंह देखना पड़ा बच्चों। इसके बीच में इसी टाइम में हुआ क्या था, तो 1989 है ना, 89 में क्या हुआ, चुनाव में कांग्रेस को पराजय का मतलब कांग्रेस को हार हुआ था। दूसरा 1999 में ही क्या हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को, कौन बच्चों, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार बनी थी। पहला काम ये हुआ था, कांग्रेस को पहली बार हार मिला। दूसरा उन्होंने क्या किया बच्चों, एक नई पार्टी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार बनी। इस तरीके से दो ठो काम हुए, इतना दिमाग में रखना, ये वाला पूछे गए। तो प्रश्न क्रमांक 13, आसियान शैली से क्या अभिप्राय है। आसियान का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसमें कितने देश शामिल है वो। उसके बाद आसियान से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आसियान शैली से अभिप्राय, आसियान देशों के अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप को बनाए रखना है। इस अभियान में क्या है कि उसके जो आपसी झगड़ा हमेशा शांत रहे और एक दूसरे का हमेशा सहयोग करे, यही उस अभियान का अभिप्राय है या उद्देश्य है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है, वैश्वीकरण के राजनीति में क्या प्रभाव हुए, तो इसको देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो राजनीतिक पक्ष पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन 3 आधारों पर किया जा सकता है। ठीक है, प्रथम, पहला आधार कौन सा बच्चों, पहला आधार पर यह कि वैश्वीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप से राज्य सरकार जो है कमजोर हुई। ठीक है, वैश्वीकरण के राजनीति में क्या प्रभाव हुआ, तो वैश्वीकरण के कारण ही जो है बच्चों अंतरराष्ट्रीय कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गए। भाई अंतरराष्ट्रीय कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनी जब आए बच्चों, तब हुआ क्या वहां पर कि जो सरकार है, सरकार की पावर थोड़ी सी कम हो गई बच्चों, है ना। तो उसी को लिखा गया है कि जो राज्य की सरकार है वो कमजोर हुई। पहला काम कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की सरकार जो है कमजोर हुई। क्यों, क्योंकि वहां पर वैश्वीकरण के कारण ही अंतरराष्ट्रीय कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना हस्तक्षेप कर लिए थे। दूसरा क्या हुआ बच्चों, तो इस चीज को देखेंगे यहाँ पर। दूसरा यह कि कुछ विद्वानों के अनुसार वैश्वीकरण के प्रभाव के बावजूद भी राज्य की शक्तियां जो है कम नहीं हुई, कमजोर तो हो गए लेकिन उसकी शक्तियां जो है बच्चों बिल्कुल भी कम नहीं हुई। फिर राज्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य को करने या ना करने की निर्णय लेते हैं। तीसरा क्या हुआ कि आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की मदद से राज्य अपने नागरिकों को लाभदायक एवं सही सूचनाओं प्रदान करने में सफल हुए हैं। इस तरीके से अब वैश्वीकरण हुए तो वैश्वीकरण से आधुनिक तकनीकों का विकास हुआ, जिससे विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान जो है तुरंत होने लगे। इस तरीके से आपको सबसे पहले जो है वैश्वीकरण से राज्य सरकार थोड़ी सी कमजोर नजर आई। तीसरा उनकी शक्ति में बढ़ा हुआ। तीसरा सूचनाओं का आदान प्रदान करना जो है बहुत आसान हो गया, किनके वजह से, वैश्वीकरण से।
अगला जो प्रश्न है क्या बोला जा रहा है, योजना आयोग के मुख्य कार्यों का वर्णन करना। जो योजना आयोग होते हैं बच्चों, उसका मुख्य कार्य बताना है कि उनका क्या क्या काम होता है। तो योजना आयोग की उसका काम है विकास की योजना बनाना, है ना, फिर देश की संसाधनों व पूंजी का अनुमान लगाना, फिर देश की योजना व प्रगति का मूल्यांकन करना, इस तरीके से उसका काम है। फिर प्रश्न क्रमांक 16 बच्चों, देखो क्या बोला गया है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, तो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत योगदान है बच्चों। तो सबसे मेन चीज है वैश्वीकरण को एकदम डीप पढ़ लो, उसकी मतलब पूरा वन शॉट वगैरह कंप्लीट कर लो ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। आई थिंक यहाँ से आपकी क्वेश्चंस तो हो जाएगा, हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ, प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व है बच्चों। कैसा, सन 1990 में के दशक में आई प्रौद्योगिकी की क्रांति ने विश्व को एक छोटा गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व को एक छोटा गांव बनाने में, है निभाई। मतलब वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण मतलब प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी की बात हो रही। तकनीक आने से क्या हुआ, हम पूरा विश्व एकजुट होकर एक तरह से मिलने लग गए, एक दूसरे से बातें होने लग गए, सूचनाओं का आदान प्रदान होने लग गया। इस तरीके से वैश्वीकरण से हुआ करके यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। फिर प्रश्न क्रमांक 17 क्या बोल रहा है भाई कि गठबंधन की राजनीति का दौर कब शुरू हुआ और क्यों, है ना। आखिर ये गठबंधन आप देखते हो, अभी गठबंधन किसको बोलते हैं, दो पार्टी आपस में मिल करके चुनाव लड़ते, वो गठबंधन कहलाती है, ये तो आप सबको पता है ना। तो ये आखिर चालू कब हुआ और क्यों हुआ, इन चीजों को देखना भाई, आखिर प्रारंभ कब हुआ। वैसे तो भारत में सन 1970 से केंद्र में गठबंधन की सरकार का युग प्रारंभ हुआ। कब से बच्चों, 1977 में, 1970 से गठबंधन की युग प्रारंभ हुआ, लेकिन यह दौर जो है सन 1989 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन यह दौर कब का माना जाता है, 1989 की माना जाता है, जिसका प्रमुख कारण है राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति। अब भाई गठबंधन क्यों होगा, कोई सरकार पार्टी जो है कमजोर होती है तब ये गठबंधन की आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 18 गरीबी हटाओ कार्यक्रम में कौन कौन से कदम उठाए गए, है ना। तो गरीबी हटाओ में क्या क्या कदम उठाए गए भाई बच्चों, तो गरीबी हटाओ कार्यक्रम में मुख्यतः 20 सूत्री कार्यक्रम जो सन 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया और बाद में 1982 एवं उसके बाद 1986 में राजीव गांधी द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया, जिससे प्रमुख रूप से ग्रामीण गरीबी पर हमला, वर्षा आधारित कृषि के लिए रणनीति, स्वच्छ पीने का पानी, सभी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा में विस्तार शामिल थे। इस तरीके से यहाँ पर लिखना है बच्चों। फिर प्रश्न क्रमांक 19, आसियान में 10 देश पता है, तो हमें उस आसियान का पूरा नाम, 10 देश शामिल है, उस देशों का नाम आपको देख लेना है बच्चों। यहाँ पर ये नाम देख लेंगे सभी, आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर है ना, बाद में ये सब आए। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का झंडा किसका प्रतीक होता है बच्चों, किसका प्रतीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की, जो है यूरोप की लोगों की एकता, मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है, यूरोपीय संघ का झंडा किसका है भाई, यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। 12 सितारे इसलिए क्योंकि 12 को एकता का प्रतीक माना जाता है। फिर वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन कौन सम्मिलित है, तो वर्ल्ड सोशल फोरम में बच्चों मानवाधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता सम्मिलित है, ये लिखेंगे। फिर 21 में क्या बोल रहा है कि विदेशी व्यापार विश्व के बाजारों को कैसे जोड़ता है बच्चों, तो इस पर लिखेंगे कि जो विदेशी व्यापार होते, विदेशी व्यापार के कारण क्या होती है बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश में व्यापार संपन्न करते हैं। इससे एक देश द्वारा निर्मित माल विदेश के बाजार में पहुंचकर अपनी हिस्सेदारी को क्या करते हैं बच्चे, अपनी हिस्सेदारी को निभाता है। फलस्वरूप विदेशी व्यापार के कारण विश्व के बाजार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है, तो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं बच्चों इस तरीके से, ठीक है, तो इन विशेषताओं को जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग किस तरह का निकाय है, तो योजना आयोग
परामर्श दात्री व गैर संवैधानिक निकाय है। इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी, कांग्रेस प्रणाली क्या है इसको बताना है। ठीक है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसको आपको करना है। इसमें अब इस तरीके से तोड़ के दिया हुआ है ताकि और भी क्वेश्चंस इसमें हो सके। ठीक है, जिसमें से 24 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को 1986 में किन दो मुद्दों घटनाओं के कारण उभरने का मौका मिला? एक तो शाहबानो केस के कारण, फिर अदालत द्वारा अयोध्या स्थित विवादित स्थल का ताला खुलवाने के कारण, अगला कार सेवा तथा कमंडल का मुद्दा की वजह से। ठीक है, फिर बहुजनों के मुद्दे को किस संगठन ने उठाया? तो बहुजनों के मुद्दे को विशेषकर पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी संघ बामसेफ ने। ठीक है, बामसेफ ने क्या किया बच्चों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित बहुजनों को राजनीतिक सत्ता के पक्ष में कई सकारात्मक कदम उठाया। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होती है आपके 2 नंबर वाले लगभग 24, 25, 26 क्वेश्चन है बच्चों, जिसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना। और भी वीडियोस आएगी इसका, तो 1 by 1 आप प्रिपेयर करते चलिए ईमानदारी के साथ। डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।